हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ और उस टॉपिक का नाम है हर्षवर्धन। आपके एग्ज़ाम चूँकि चल रहे हैं और अभी आपका इस पेपर की डेट नहीं आई है, इसलिए कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी इसको कवर कर लें। तो ये आप वर्धन डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में आती है वर्धन डायनेस्टी। उसमें हर्षवर्धन के मुख्य मुख्य बिंदु हम इसमें आपके लिए कवर करेंगे। तो हर्षवर्धन जो है वर्धन डायनेस्टी के शासक थे और एक महान शासक थे और इन्होंने उत्तर भारत पर शासन किया था और इनका टाइम पीरियड जो था वो 606 से 647 तक था। और ये इनके जीवन के बारे में, युद्ध के बारे में, प्रशासन के बारे में, धर्म और इनका समाज के बारे में इस स्लाइड्स में जो आने वाली स्लाइड्स हैं उनमें हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। हर्षवर्धन ने गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्तोत्तर काल मतलब जो गुप्त डायनेस्टी आप लोग पढ़ रहे थे उसके बाद, तो गुप्त उत्तर यानी गुप्त डायनेस्टी के बाद, गुप्त शासन काल के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। यानी गुप्त शासन काल के बाद थोड़ा सा उत्तर भारत की राजनीति पे संकट आना शुरू हो गया था और अराजकता थी, साम्राज्य जो है बिखर रहे थे, छोटे छोटे राज्यों में बिखर रहे थे। तो ऐसे संकट काल में हर्षवर्धन ने 606 में जो है वर्धन डायनेस्टी का सिंहासन संभाला था और लगभग 41 वर्षों तक, क्योंकि 606 से 647 तक इन्होंने शासन किया था, तो 41 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। और ये इनका जो वंश था ये पुष्यभूति वंश भी कहलाता था या वर्धन वंश भी कहलाता था। उसके ये सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक थे, यानी महान शासक थे। गुप्त वंश के बाद इन्होंने ही उत्तर भारत को फिर से एकजुट किया था। तो आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। जन्म इनका हुआ था 4 जून 590 थानेश्वर। ये थानेश्वर जो जगह है ये हरियाणा में पड़ती है और इनकी राजधानी भी थी। तो थानेश्वर में इनका हुआ था और इन्होंने 606 से 647 लगभग 41 वर्ष तक शासन किया था। इनका जो राजवंश था उसको वर्धन राजवंश या पुष्यभूति राजवंश भी कहते थे। इन्होंने 2 राजधानियां बनाई थी, एक थानेश्वर और दूसरी कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में थी। इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और माता का नाम यशोमती था। भाई का नाम राज्यवर्धन था और बहन का नाम राज्यश्री था। इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज। ये उपाधि जो धारण करते थे वो बहुत बड़ा कोई राजा होता था, वही इस प्रकार की उपाधि धारण करता था, यानी महाराजाधिराज, यानी महाराजाओं में भी बड़े महाराजा उनको बोला जाता था। चतुः समुद्राधिपति, 4 समुद्रों के अधिपति। तो ये इनकी जो है उपाधि थी और ये छोटा सा इनके बारे में इनके डिटेल था। कैसे हर्ष गद्दी तक पहुँचे? तो पारिवारिक त्रासदी ने हर्ष को सिंहासन तक पहुँचाया था, यानी परिवार पर बहुत कष्ट आ गया था जिस कारण से फिर हर्ष को गद्दी संभालनी पड़ी थी। 605 में इनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई। तो इनके जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन गद्दी पर, तो उन्हीं को बैठना चाहिए, लेकिन राज्यवर्धन तैयार नहीं थे गद्दी पर बैठने के लिए। वो चाहते थे कि वो संन्यास लें और राज्य धर्म का वो पालन नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर हर्षवर्धन ने उनको समझाया कि भैया आप बड़े हैं, आपको गद्दी पर बैठना चाहिए। और उसी समय एक इनको खबर मिली राज्यवर्धन को, कुछ जो इनकी बहन थी जो कन्नौज में ब्याही थी, जिनका नाम राजश्री था, उनके पति की हत्या कर दी गई है और इनकी बहन को कारागार में डाल दिया गया है कन्नौज के। तो ये सब बातों से राज्यवर्धन बहुत विचलित हुए और गद्दी पर बैठने को तैयार हुए। तो इस प्रकार राज्यवर्धन 605 में, यानी कि हर्षवर्धन के बड़े भाई जो थे वो 605 में इन्होंने थानेश्वर के सिंहासन को संभाला। पहले तो इनकी राजधानी थानेश्वर ही थी और ये जिम्मेदारी ली कि मैं अपने राज्य को संभालूंगा और बहन की जिन्होंने हत्या की है उससे बदला लूँगा, बहन को सुरक्षित करूँगा। 605 में ये गद्दी में बैठे और 606 में वही 605 606 में बहन राजश्री का अपहरण हुआ था। तब यही खबर पा करके वो गद्दी पर बैठे थे कि जो बहन थी उनका पति थे जो ग्रहवर्मन, उनकी मालवा के राजा ने, मालवा यानी मध्य प्रदेश का इंदौर वाला इलाका जो होता है वो मालवा कहलाता है, मालवा के राजा देवगुप्त ने हत्या कर दी है। और ये एक बड़ा गहरा सदमा था पुष्यभूति वंश के लिए,
क्योंकि जो राजा थे उनके तीन ही बच्चे थे। जो प्रभाकर वर्धन राजा थे उनके तीन ही बच्चे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। तो बहन के पति यानी बहन का सिंदूर उजड़ गया है और वो कन्नौज के कारागार में डाल दी गई है। तो यह खबर सुन करके राज्यवर्धन ने ये प्रण लिया कि मैं अपने बहन के हत्यारे को मारूंगा और बहन को आज़ाद कराऊंगा और जो है मुझे बदला लेना है। 606 में राज्यवर्धन ने बहन का अपहरण का बदला लेने के लिए मालवा यानी मध्य प्रदेश का इलाका जो है मालवा, उस पर आक्रमण किया। और जो मालवा का शासक था जिसने बहनोई को मारा था, ग्रहवर्मन को, तो देवगुप्त को इन्होंने पराजित किया। लेकिन जब ये वापस आ रहे थे देवगुप्त को पराजित करके, तो गौड़ वंश पड़ता, गौड़ के राजा शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, धोखे से हत्या कर दी। तो राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई और ये समाचार पहुंचाया हर्षवर्धन तक। कुंतल नाम के एक घुड़सवार ने ये समाचार पहुंचाया कि राजा राज्यवर्धन की जो है मृत्यु हो गई है। तो जब ये समाचार पहुंचा उस समय 606 ईस्वी का समय था और भाई की हत्या के समय ये अब जो हर्षवर्धन थे वो महज 16 वर्ष की आयु के थे। तो ये इस समय इन्होंने, सभी लोगों ने इनको मनाया कि आपकी उम्र भले ही छोटी है लेकिन गद्दी अब आपको ही लेनी पड़ेगी। तो इन्होंने जो है बहुत अनमने मन से पुष्यभूति वंश का सिंहासन संभाला। अब इनके सामने दो प्रमुख मोटिव थे, दो उद्देश्य थे। एक तो अपने भाई की बदला लेना, जो शशांक ने भाई को मारा है उससे बदला लेना। दूसरा अपनी बहन को कन्नौज के जो कैदगार में पड़ी हुई है उससे उसे आज़ादी दिलाना। तो ये दो उद्देश्य थे जो आपके हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे तब इन परिस्थितियों के कारण हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे थे। हर्ष ने रणनीतिक विजयों से विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हर्ष का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था और नर्मदा नदी तक सीमित था, उधर आपके पंजाब हरियाणा इधर से लेकर के, और काफ़ी बड़ा था। तो इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन ने राजश्री को बचाने के लिए और शत्रुओं से बदला लेने के लिए थानेश्वर, जो उनकी पहली राजधानी थी, जो हरियाणा में पड़ती थी, और जो दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई वो बहन की कन्नौज, मतलब ये कहा कि बहन के राज्य को भी इन्होंने, बहन को गद्दी पर बैठा दिया और बहन ने कहा हमें तो राज्य करना नहीं आता है। तो इन्होंने कहा कि हमारे अंडर में आप राज कीजिए, सब कुछ सीखिए। तो कन्नौज को इन्होंने अपनी एक राजधानी बना लिया। तो थानेश्वर से लेके कन्नौज तक ये इनका पूरा एकीकरण हो गया और फिर अलग अलग जो है राज्यों को इन्होंने जीता। तो गुप्तोत्तर काल का यानी गुप्त शासन काल के बाद का ये सबसे शक्तिशाली राजवंश था। राजश्री का उद्धार, तो बहन राजश्री किसी प्रकार कारावास से निकल करके विंध्याटवी यानी विंध्याचल के पर्वतों में अपने आप को भस्म करने के लिए, चिता में भस्म करने के लिए चली गई। और ये खबर जब हर्षवर्धन को लगी तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बहन को ढूंढने का प्रयास किया। और उनको जैसे ही जो उनकी बहन थी राजश्री वो चिता पर चढ़ने जा रही थी, उनको ये मिल गया, बहन मिल गई और उन्होंने बहन को मिलाकर बचाकर ले आए। दूसरी थी थानेश्वर और कन्नौज का एकीकरण। थानेश्वर तो वर्धन राज्यवंश की राजधानी थी और इन्होंने अपनी बहन की जो भी एरिया था इसको भी एक कर लिया। तो दोनों साम्राज्य एक हो गए। तो थानेश्वर और कन्नौज का एकीकरण कर दिया। मालवा की विजय, मालवा के शासक जिसने कि राजश्री को विधवा बनाया था देवगुप्त, उससे मालवा छीन लिया और भाई की हत्या का बदला पूरा किया। गौड़ों पर अभियान किया इन्होंने। तो गौड़ शासक ने, जो शशांक नाम का गौड़ शासक था, इसने भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी। तो थोड़ा सा विवादास्पद है कि मृत्यु हुई या नहीं हुई शशांक की, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बंगाल के कुछ हिस्सों में, क्योंकि गौड़ राज्य था वो बंगाल में पड़ता था, कुछ हिस्सों पर हर्षवर्धन ने अधिकार कर लिया था। उत्तर भारत के नगर पे अधिकार था इनका। तो कन्नौज हो गया, श्रावस्ती हो गया, इधर पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कन्नौज तो आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और इसके अलावा आपका इधर आप आ जाएं तो राजस्थान का कुछ एरिया, इधर असम का कुछ एरिया, कामरूप जिसे कहते थे पहले,
तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से इन्होंने मैत्री स्थापित की और एक बड़ा एक जो है अपना एरिया डेवलप कर लिया, चाहे वो मित्रता से हो चाहे वो किसी युद्ध से जीत करके हो, तो एक बड़ा एरिया इनके साम्राज्य में आ गया। ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा लाल जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा ये हर्ष का एरिया है। ये आप सॉरी ये पूरा आपका जो ये बंगाल का एरिया है, ये ऊपर एरिया से लेकर के, तो हर्ष का साम्राज्य काफ़ी विशाल था। और यहाँ ये नर्मदा नदी यहाँ बह रही है, यहाँ तक ही बाउंड्री आ रही थी, तो यहाँ तक ही थी, क्योंकि इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्यों इसके आगे ये एक्सपेंशन नहीं कर सके। तो उत्तर में आपके पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्व में कामरूप यानी असम वाला ये इलाका हो गया, ठीक है। पश्चिम में आपका आ जाइए तो पंजाब हो गया, दक्षिण में नर्मदा नदी तक ये आपका ये एरिया जो था वो आपका इनके अधिकार क्षेत्र में आता था। गंगा यमुना का दो आप जहाँ गंगा और यमुना दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, ये एरिया पूरा इनके में आता था। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया मुख्य क्षेत्र था जो इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नर्मदा इनका एक युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से, और उसने जो है बाउंड्री बना दी थी कि नर्मदा के बाद ये जो है नर्मदा नदी के बाद हर्ष जो है दक्षिण भारत की तरफ नहीं आ पाए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ था दक्षिण के राजा पुलकेशिन द्वितीय में और हर्ष में। और हर्ष इस युद्ध में हार गए थे और नर्मदा नदी दोनों की बाउंड्री बन गई थी कि ना हम उधर आएंगे ना आप इधर आएंगे। तो हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य को हम विस्तार करें, इस प्रकार का एक डिसीजन लिया। और लेकिन नर्मदा के नदी के तट पर ही चालुक्य वंश का एक शासन करता था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें हर्षवर्धन की पराजय होती है। और इसके बाद हर्ष दक्षिण भारत को जीतने का अपनी योजना जो थे उसको त्याग देते हैं। इस युद्ध को देखिए तो ये युद्ध लगभग 618 से 619 एक वर्ष के लिए चला था। नर्मदा नदी के तट पर हुआ था ये युद्ध, और इसमें चालुक्य वंश का जो शासक थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे, और इस पे पुष्यभूति वंश के यानी वही समझ लीजिए पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके शासक हर्षवर्धन थे। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय विजित होते हैं। इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हमको मिलती है। और युद्ध का ये परिणाम है। पुलकेशिन द्वितीय जो है इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी जो है एक बॉर्डर बन जाती है, और इसके बाद हर्ष कभी भी नर्मदा नदी के पार नहीं जाते हैं। हर्ष का प्रशासन देखते हैं कि किस प्रकार से वो प्रशासन चलाते थे। उनका प्रशासन जो है ये गुप्तकालीन व्यवस्था जो गुप्त काल में चल रहा था जो प्रशासन उसी को इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उससे ज़्यादा विकेंद्रीकृत था। विकेंद्रीकृत का मतलब और ज़्यादा बटा हुआ था। केंद्रीकृत मतलब होता है एक व्यक्ति के केंद्र मतलब आसपास सत्ता घूमे, और विकेंद्रीकृत मतलब होता है और कई महत्वपूर्ण लोगों के आसपास सत्ता घूमे, मतलब और उसको बांटते चले जाएं। तो सबसे पहले प्रशासनिक संरचना हम लोग देख लेते हैं कि सबसे बड़ी इकाई जो होती थी वो प्रांत होती थी, है ना। जैसे जितना पूरा हर्षवर्धन का साम्राज्य था जो हम लोगों ने मैप में देखा, उसको कई प्रांतों में बांटा जाता था। आज भी प्रांत होते हैं, ठीक है ना, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इस तरीके से प्रांत। और उसको उस समय यानी हर्षवर्धन के समय में भुक्ति कहा जाता था। ये बहुत ही सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती थी। इसमें राज परिवार के किसी व्यक्ति को ही पद दिया जाता था। दूसरी होती थी जिला। तो जैसे हमारे यहाँ प्रांत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, ये प्रांत हो गया, इसके अंदर जिले होते थे, ठीक है। तो जिले को इसमें भी जिले होते थे, उनको विषय कहा जाता था। ये भुक्ति का उपविभाजन है, यानी पहला हो गया भुक्ति को भी और छोटा बांटा गया तो वो कहलाया विषय। विषय आजकल के जिले के समान है। तीसरा हो गया पठक, वर्तमान में हम तालुका कहें या क्या कहें, तालुका को तहसील कह सकते हैं। जैसे चरखारी एक तहसील है,
ठीक है। तो इसके बाद ये तहसील में बढ़ता था, इसको पठक कहते थे। और इसके सबसे सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, तो ग्राम को ग्राम ही कहते थे। ठीक है। तो सबसे पहली इकाई हो गई भुक्ति, भुक्ति फिर बचा जिले में जिसको कहा गया विषय, विषय बचा गया तहसील में जिसको कहा गया तालुका या पठक, और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो ये पूरा प्रशासनिक संरचना थी। और हर्षवर्धन ने गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को आधार बनाया। लगभग यही चीज़ें गुप्त काल में भी चलती थी, यही प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त काल में भी थी। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र में एक राजा और वो राजा ही पूरी सत्ता लिए हुए है, सब कुछ देख रहा है। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि राजा अपनी जो पावर्स है उसको बांट देता है, कई लोगों में बांट देता है, तो उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो इसके समय में ग्राम समुदायों और क्षेत्रीय निकायों को स्वायत्तता, स्वायत्तता मतलब अपने अनुसार आप काम कीजिए, इस प्रकार दी गई थी। मंत्री परिषद भी थी इनके पास। तो जो मंत्री परिषद होती थी, मंत्री परिषद तो हम लोग शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं कि हर राजा के पास उसकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जो जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजा को सभी महत्वपूर्ण मसलों पर सलाह देती थी, संकट के समय निर्णय लेने का निर्णय भी देती थी राजा को। राजा को अगर कोई डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है, वो ले रहा है, तो ये मंत्री परिषद उसको बताती थी कि ये निर्णय उचित रहेगा, ये निर्णय उचित नहीं रहेगा। राजा सर्वोच्च होता था, राजा की पास सारी शक्तियाँ होती थी, लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था, वह उसके ऊपर भी अंकुश होता था। और वह राज्य में अपने निरीक्षण करता रहता था कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। प्राचीन काल से ही राजा गुप्त वेश रख करके अपनी प्रजा के बीच में जाते थे और लोगों की कठिनाइयों को, लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो इस बात को जानने की कोशिश करते थे। राजस्व का न्यायपूर्ण विभाजन हर्ष की लोक कल्याणी नीति को दर्शाता है। तो इन सब के बारे में जानकारी दी थी ह्वेनसांग ने। तो देखिए इस स्लाइड में हम ह्वेनसांग का जिक्र करना भूल गए हैं, आप ज़रूर इसको लिख लीजिएगा कि हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। ठीक है, ये आपको ये देखिए लिखा है ह्वेनसांग। ठीक है, तो याद रखिए हा से हर्ष, हा से ह्वेनसांग। और ये 630 के आसपास आया था और 15 वर्ष भारत में रहा था। और भारत ये ज्ञान की खोज में पैदल पैदल ही चीन से चल करके भारत आया था। तो उसने ही जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था सी यू की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइन, सी यू की। तो चीनी यात्री हर्षवर्धन ने अपनी पुस्तक सी यू की में लिखा है कि राजा जो है राजस्व को 4 बराबर भागों में विभाजित करता था। और वो 4 थे कि राजा के व्यय के लिए 25%, विद्वानों के लिए 25%, अधिकारियों के वेतन के लिए 25% और धार्मिक उद्देश्य। आपको पता होना चाहिए कि हर्ष जो था वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था, वो बहुत दान पुण्य करता था। तो उस धार्मिक उद्देश्य के लिए उसने 25% अलग निकाले हुए थे। तो इसकी जानकारी हमें सी यू की से मिलती है, जो कि ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो राजस्व के 4 भागों का विस्तृत वर्णन। पहला भाग जो था 25% वाला, तो राजा के अपने खुद के व्यक्तिगत व्यय होते थे, राज की आवश्यकताओं के लिए होते थे। इनमें राजमहल का रख रखाव, राज की समारोह, राज की गतिविधियां शामिल थी। दूसरा भाग जो था वो विद्वानों, पंडितों और शिक्षा प्रसार के लिए था। इस भाग से विद्वानों को भूमि अनुदान किया जाता था, भूमि दी जाती थी। नालंदा जिसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी, जैसे शिक्षा केंद्रों को बढ़ावा देना और ज्ञान के लिए ये कार्य होता था। तीसरा भाग जो था वो प्रशासनिक अधिकारियों और लोक सेवकों के वेतन के लिए होता था, मतलब जो आपके पास लगे हुए लोग काम में हैं उनको वेतन देने के लिए होता था। इससे मंत्रियों, सेनापतियों, प्रशासकों और सरकारी कर्मचारी जो थे उनका भुगतान किया जाता था। तो चौथा भाग होता था यानी 25% का, उसको धार्मिक उद्देश्यों और जन कल्याण के लिए, जैसे मंदिरों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, विहारों का निर्माण, सड़क बनाना, धार्मिक समारोह और गरीबों की सहायता करना, अस्पताल बनवाना यानी वैद्यालय, वैद्यों के लिए जो है
आदि ये सब कार्य जो है इस 25% में आते थे। लोक कल्याणी महत्व, तो ये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि ये हर्षवर्धन की दूरदर्शी और लोक कल्याणकारी नीति को दर्शाता है कि राजस्व का केवल 1/4 यानी 25% भाग ही राजा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए था। बाकी जो 75% भाग बचता था, 25, 50, 75, वो अन्य कार्यों में यानी सामाजिक जिम्मेदारियों और प्रजा के लिए राजा खर्च करता था। हर्ष की सेना 4 भागों में विभाजित थी। पैदल सेना, हाथी सेना, अश्व सेना, ऊंट सेना और पैदल सेना। तो एक विशाल सेना थी और सुसंगठित थी, सुसंगठित का मतलब अच्छी सेना थी, उसके पास संगठित सेना थी, खुद की राजा की अपनी सेना थी। 4 प्रमुख इकाइयों में विभाजित थी और प्रत्येक इकाई का अपना एक सेनापति होता था। जैसे हस्ती सेना है तो इसका अपना एक सेनापति होगा, अश्व सेना है तो इसका अपना एक सेनापति होगा, उष्ट्र सेना है यानी ऊंट सेना है तो उसका अपना एक सेनापति होगा और पैदल सेना का अपना एक सेनापति होगा। तो हस्ती सेना आप देखिए, हाथियों की टुकड़ी थी, अग्रिम पंक्ति में लड़ती थी और हाथियों की जो सेना होती थी वो दुश्मन की सेना को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सबसे पहले हाथी चलाए जाते थे ताकि दुश्मन कुचल जाए। दूसरी में घुड़सवार, इसके पीछे घुड़सवार सेना होती थी। तो ये तेज गति से आती थी, युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थी और ये तेज आक्रमण करती थी। इसके बाद ऊँटों की सेना आती थी, उष्ट्र सेना। अगर रेगिस्तानी इलाकों में या कठिन इलाकों के लिए युद्ध लड़ना है तो ये उष्ट्र सेना यानी ऊँटों की सेना काम आती थी, खासतौर से पश्चिमी क्षेत्रों के लिए। राजस्थान है, गुजरात है, इन क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों के लिए उष्ट्र सेना होती थी। पैदल सेना, तो पैदल सेना की रीढ़ की हड्डी ही थी, सबसे मजबूत होती थी। ये विभिन्न प्रकार के हथियार इनके पास होते थे और ये बड़ी सैन्य इकाई होती थी। सभी इकाइयों के अपने स्वतंत्र सेनापति होते थे, अपनी एक सुसंगठित संरचना होती थी। सेना का नियंत्रण हर्षवर्धन के पास था और वही पूरा निर्णय लेते थे। तो इस प्रकार से आपने सेना की इकाइयाँ विशेषता देखी। हर्ष शैव से बौद्ध बने, धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल कायम की। प्रारंभ में जो हर्षवर्धन थे वो शैव अनुयायी थे, परंतु बाद में ये बौद्ध धर्म इन्होंने के अनुयायी हो गए थे। जब इनकी मुलाकात ह्वेनसांग से हुई तो ह्वेनसांग से इनका काफ़ी इनका आप क्या कहें कि आपस में विचार विमर्श हुआ और उनके विचारों से प्रभावित होकर ये बौद्ध बने। तो प्रारंभ में ये भगवान शिव के भक्त थे, उपासना करते थे और बाद में ये जो है बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तित हो गए। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया, उनसे गहन धार्मिक चर्चा हुई और हर्षवर्धन महायान बौद्ध धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, वैसे तो 3 शाखाएं थी, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो हीनयान कठिन होती थी, महायान आसान होती थी और वज्रयान तंत्र मंत्र से संबंधित होती थी। तो यहाँ इन्होंने महायान बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये उत्तर भारत में शासन करने वाले अंतिम महान बौद्ध सम्राट थे। ऐसा नहीं था कि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तो धार्मिक सहिष्णुता इन्होंने समाप्त कर दी कि सभी लोगों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। इन्होंने सार्वभौमिक सहिष्णुता यानी जिसको अपना जो धर्म मानना हो वो अपना धर्म मान सकता है, सभी धर्मों का सम्मान इन्होंने किया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी हर्षवर्धन ने शिव, सूर्य और बुद्ध तीनों की उपासना जारी रखी। हर्षवर्धन ने उन्हें साक्षात धर्म का अवतार बताया और सभी धर्मों के विद्वानों को समान रूप से सम्मानित किया। सभी धर्मों का सम्मान किया जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं, और सभी धर्मों के विद्वानों को संरक्षण दिया हर्षवर्धन ने। ऐसा नहीं था कि ये बौद्ध हो गए थे तो ब्राह्मण धर्म से या जैन धर्म के विद्वानों को इन्होंने आश्रय नहीं दिया, बल्कि जो भी विद्वान होता था किसी भी धर्म का हो उसको वो संरक्षण देते थे। संरक्षण मतलब आश्रय देते थे। तो बौद्ध धर्म, हर्ष ने बौद्ध धर्म के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो किस प्रकार से योगदान दिया आपको पता ही है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। महायान बौद्ध धर्म आम जीवन जीने वालों के लिए भी
था, लेकिन हीनयान थोड़ा कठिन पड़ता था, उसको आम लोग नहीं अपना सकते थे बौद्ध धर्म के। लेकिन अगर कोई बौद्ध धर्म का गृहस्थ व्यक्ति है तो वो महायान बौद्ध धर्म अपना सकता था। तो इन्होंने इसको राजकीय संरक्षण प्रदान किया, यानी अब राजधर्म जो होगा वो महायान बौद्ध धर्म होगा। इसके लिए इन्होंने अनेक स्तूप और विहार बनवाए। और विहार मतलब बौद्ध धर्म के अनेक वो स्थल जहाँ पर महात्मा बुद्ध गए थे उनको विहार कहते हैं। और स्तूप वो होते हैं, स्तूप मतलब ढेरी या एक ऐसे उल्टा कटोरा आप रख दीजिए तो उस तरीके के होते हैं, और उसमें महात्मा बुद्ध के कुछ ना कुछ अवशेष, चाहे वो बाल हों, चाहे वो दांत हों, या उनके वस्त्र हों, या उनके उपयोग किए गए बर्तन हों, वो उनको रखा जाता था उसके अंदर। तो उसको बोलते हैं स्तूप। स्तूप उल्टे आकार का होता है, कोई आप उल्टा कटोरा रखेंगे। और विहार उन स्थलों को कहते हैं जहाँ महात्मा बुद्ध गए थे या जिन स्थानों पर उन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। भिक्षुओं को संरक्षण, तो बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने संरक्षण दी, आर्थिक सहायता भी प्रदान की और उन्हें रहने के लिए भूमि भी इन्होंने दी थी। हर्ष का बौद्ध धर्म संरक्षण, महायान प्रचार और शिक्षा केंद्रों को समर्थन। तो आप देख ही चुके हैं कि महायान का इन्होंने प्रचार किया था और समर्थन किया था। और कन्नौज और प्रयाग की महासभाएं इन्होंने आयोजित की थी, और ये इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। नालंदा, नालंदा भी आपको पता है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था जो कि गुप्त राजवंश में बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान बौद्ध शिक्षा केंद्रों को राजकीय संरक्षण दिया गया, यानी गवर्नमेंट फैसिलिटीज दी गई, आर्थिक सहायता प्रदान की गई, पैसे भी दिए गए, और यहाँ पर हजारों विद्यार्थी अध्ययन करते थे और बौद्ध दर्शन की जो है शिक्षा प्राप्त करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कन्नौज और प्रयाग की महासभाएं हर्ष की धार्मिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आपको पता ही है कि हर्ष 25% पैसे जो रुपए थे जो टैक्स वसूला जाता था उसमें 25% धार्मिक क्रियाकलापों के लिए देते थे। तो हर्ष 2 प्रकार की सभाएं आयोजित करते थे। एक कन्नौज की सभा होती थी उनके यहाँ, एक प्रयाग सभा होती थी। तो अगर हर्षवर्धन के बारे में आए कि हर्षवर्धन के बारे में लिखना है तो जितना हम बताते चले जा रहे हैं ये सब आप लिख दीजिएगा। तो कन्नौज सभा 643 में हुई थी और ये 23 दिनों तक चली थी। और इस सभा का उद्देश्य क्या था? इस सभा में ह्वेन-सांग को सम्मानित किया गया था और महायान बौद्ध धर्म की महायान शाखा को और जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया था। नालंदा के सभी सहायक राजा और विद्वान इसमें शामिल हुए थे और चीनी यात्री ह्वेन-सांग को सभा की अध्यक्षता सौंपी गई थी। एक विशाल मीनार का निर्माण किया गया था जिसमें बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो ये कन्नौज सभा अगर आ जाती है, शॉर्ट में आ जाती है, तो इतना आप याद रखिएगा कि कन्नौज सभा हुई थी। दूसरी प्रयाग सभा, ये प्रयाग सभा हर 5 वर्ष में आयोजित कराता था हर्षवर्धन, और ये थी इस समय 643 ईसा पूर्व में हुई थी और ये 75 दिनों तक चलती थी। ये हर 5 वर्ष में होती थी और इसमें सभी वर्ग के लोगों को दान दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म के लिए ही आयोजित होती थी, सभी वर्गों के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो। और इसको प्रयाग सभा को महामोक्ष परिषद, हो सकता है आपके में क्वेश्चन में आ जाए महामोक्ष परिषद के बारे में लिखिए, तो आपको यही समझना है जो ये प्रयाग सभा थी ये हर 5 वर्ष में होती थी और इसमें सभी वर्ग के लोगों को दान दिया जाता था। यहाँ तक कि हर्ष अपना सब कुछ दान कराता था इन प्रयाग सभा में। इसको महामोक्ष परिषद भी कहते थे। हर 5 वर्ष में आयोजित होती थी और ये 6वीं मोक्ष परिषद थी। जब ये आयोजित हो रही थी तो ये 6वीं मोक्ष परिषद थी। इसमें बुद्ध की मूर्ति, सूर्य की, भगवान शंकर की 3 प्रकार की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी और हर्ष ने अपने कपड़ों को छोड़कर सब कुछ दान कर दिया था। इसमें महादान करता था हर्ष, ठीक है। तो ये दोनों आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कन्नौज सभा और प्रयाग सभा यानी महामोक्ष परिषद। अगर ये आपके क्वेश्चन में आता है कि हर्षवर्धन के बारे में लिखिए तो इन दोनों सभाओं का जिक्र आप कर दीजिएगा। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान थे, साहित्य और कला के महान संरक्षक थे। तो हर्षवर्धन बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने 3 प्रकार के नाटक रचे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ठीक है। नागानंद में बौद्ध के जीवन और दर्शन के बारे में जानकारी है और रत्नावली और प्रियदर्शिका
ये भी नाटक हैं, इनके बारे में ये हर्ष के द्वारा लिखे गए थे। इनके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख दीजिएगा। तो इनके राजकवि थे बाण भट्ट। बाण भट्ट ने जो है हर्षचरित की रचना की थी, जिससे हर्ष के जीवन और शासनकाल की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और ह्वेन-सांग तो आया ही था जिसने सीयू की लिखी थी, उससे भी हर्षवर्धन के समय में की जानकारी मिलती है। संगीत में निपुणता, हर्षवर्धन जो है संगीत में निपुण थे, वीणा बजाते थे और संगीत और संगीतकारों को बहुत महत्व देते थे। विद्वानों के संरक्षक थे। और साहित्य क्या क्या लिखा था ये जरूर याद कर लीजिएगा कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद लिखी थी। और इनके समय में जो राजकवि थे बाण भट्ट, उन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। शिक्षा, समाज में शिक्षा, कला और राजकीय संरक्षण। तो शिक्षा, 1/4 भाग जो था 25% वो शिक्षा पर व्यय करते थे, जिसमें विद्वानों को और शिक्षा के प्रसार के लिए वह दान करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की इन्होंने जो है प्रमुख शिक्षा केंद्र को राजकीय संरक्षण दिया था। विदेशियों का सम्मान करते थे। तो इनके समय में चीनी यात्री ह्वेन-सांग आया था, जिसने सीयूकी की रचना की थी। तो विदेशी यात्रियों का सम्मान करते थे और कला को भी ये संरक्षण देते थे। हर्षवर्धन का शासनकाल, राजनीतिक स्थिरता दी। देखिए, गुप्त काल के बाद लगभग इन्होंने 606 से 647 से लगभग 41 वर्षों तक शासन किया था और न्यायपूर्ण शासन किया था और राजनीतिक स्थिरता दी थी। स्थिरता मतलब गुप्त काल के बाद जो है थोड़ा उथल पुथल का समय था, साम्राज्य टूट रहा था। तो उस समय इन्होंने आकर के गद्दी पर बैठ करके सबको जोड़ा, सभी राज्यों को एक किया, तो राजनीतिक स्थिरता हुई। सांस्कृतिक विकास भी किया, साहित्य लिखा, कला और शिक्षा का एक स्वर्णिम युग था। और धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है हर धर्म को अच्छी तरह से इन्होंने, ऐसा नहीं था कि ये खुद बौद्ध हो गए थे तो बौद्ध धर्म लोगों पर थोपा हो, जिसकी जो मर्जी हो वो धर्म अपनाए और सभी धर्मों को सम्मान दिया था। तो इसको कहते हैं धार्मिक सहिष्णुता। तो इस प्रकार आपने जो है ये आज की जो आपकी स्लाइड है ये समाप्त होती है। हर्षवर्धन